जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। लुसेंट का पहला हम लोग का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो चलिए बताइएगा, लुसेंट में गजनी साम्राज्य की स्थापना 932 में किसने किया था? गजनी साम्राज्य की स्थापना 932 में अलाउद्दीन। कौन किया था? अलाउद्दीन ने किया था, जिसका राजधानी कहाँ था? गजनी था। ठीक है। किसके समय में भारत पर आक्रमण हुआ था? किस गजनी सम्राट के समय में भारत पे आक्रमण हुआ था? पीरितगीन। हाँ, पीरितगीन के समय में भारत पे आक्रमण किया गया था। ठीक है। उसके बाद है प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक कौन शासन कर रहा था? जयपाल शासन कर रहा था। ठीक है, बहुत अच्छा। और उसके बाद है महमूद गजनी जो है किसका पुत्र था? महमूद गजनी, हाँ, सुबुद्दीन का पुत्र था। और महमूद गजनी का जन्म कब हुआ था? 971 में। 1 नवंबर 971 ईस्वी में महमूद गजनी का जन्म हुआ है। अपने पिता के काल में महमूद गजनी कहाँ का शासक था? अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था। ठीक है। महमूद गजनी कितना वर्ष की अवस्था में कब गद्दी पे बैठा है? हाँ, 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में। 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में आपका महमूद गजनी गद्दी पे बैठा है। ठीक है। यामीन उल दौला और यामीन उल मिला की उपाधि जो है बगदाद के खलीफा से महमूद गजनी ने प्राप्त किया था। उस बगदाद का खलीफा का क्या नाम था? हाँ, अल आदिल बिल्ला से महमूद गजनी को पद का मान्यता मिला और यामीन उल दौरा और यामीन उल मिला की उपाधि धारण किया था। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, महमूद गजनी ने भारत पर कुल कितना बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया है। पहला बार आक्रमण कब? 1000 ईस्वी में। कहाँ पे? नहीं, पेशावर पर 1000 ईस्वी में आक्रमण किया है महमूद गजनी ने। 1001 में जो है आक्रमण था किसके विरुद्ध? जयपाल के विरुद्ध। 1001 में महमूद गजनी का आक्रमण जयपाल के विरुद्ध था। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, 1008 में फिर आपका नगरकोट के विरुद्ध हमला जो है मूर्तिवाद के विरुद्ध पहला महत्वपूर्ण जीत बताया गया है। ठीक है। महमूद गजनी का सबसे महत्वपूर्ण या सबसे विख्यात आक्रमण कौन सा माना जाता है? 1025 में सोमनाथ मंदिर का आक्रमण था। यह क्योंवा आक्रमण था? 16वां आक्रमण। सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण 1025 में हुआ था, यह 16वां आक्रमण था। देखिए, छूट नहीं ना गया, ये हो जाता। चलिए, 16वां आक्रमण था। ठीक है। ये सोमनाथ मंदिर जो है कहाँ स्थित है? हाँ, गुजरात के सौराष्ट्र में। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, सोमनाथ मंदिर की रक्षा में सहायता करने के कारण अहिंदवाड़ा के शासक पे किसने आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण भारत पे कब? जाटों के विरुद्ध 1027। देखिए, महमूद गजनी का जाटों के विरुद्ध, और मोहम्मद गौरी का बोलेगा तो अंतिम आक्रमण खोखरों के विरुद्ध। ठीक है, खोखरों के विरुद्ध था। महमूद गजनी का मृत्यु कब हुआ? 1030 में। 1030 में हुआ। हाँ, भीम द्वितीय हरा दिया था मोहम्मद गौरी को, भीम द्वितीय को। 1078 में। हाँ, 1078 में हरा दिया था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनी था। ठीक है। महमूद गजनी की सेना में कौन सा जो है हिंदू जो है उच्च पद पर आसीन था? 4 गो रहता था। 2 गो आपका नहीं, महमूद गजनवी के समय में आपका कौन आया था? तो सेवंद राय अतिलक जो है ना, महमूद की सेना में जो है ऊंचे पद पे था, जो हिंदू था। ठीक है। महमूद गजनी का जो है दरबारी कवि कौन था? उतबी। दरबारी कवि उतबी था, लेकिन दरबार में रहता था ये सब अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, फारूकी, लेकिन दरबारी कवि बोलेगा तो उतबी था। ठीक है। उसके बाद मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण कब और कहाँ हुआ था भारत में? पहला ये आक्रमण मोहम्मद गौरी का 1175 में। और कहाँ पे? पाटन, गुजरात में। पाटन, गुजरात में हुआ था। सॉरी, पहला आक्रमण मुल्तान के विरुद्ध 1175 में, मुल्तान के विरुद्ध पहला आक्रमण। और दूसरा आक्रमण बोलेगा 1178 में आपका पाटन में। ऐसे में कौन हरा दिया मोहम्मद गौरी को? भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया है आपका 1178 में। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति अस्कंद था। कौन था? अस्कंद था। ठीक है। चंदावार का युद्ध कब हुआ था? चंदावार का युद्ध 1194 में, हाँ, गौरी और जयचंद के बीच हुआ। और कौन जीता है? गौरी। मोहम्मद गौरी का इसमें विजय हुआ था। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, दिल्ली को राजधानी बनाने वाला सल्तनत काल का कौन सा शासक था? इल्तुतमिश। दिल्ली को राजधानी सबसे पहले इल्तुतमिश बनाया है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा अगला, कुरान खां के नाम से किसको जाना जाता है? हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां लाख बख्श, लाखों का दान देता था। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, कुतुब मीनार की जो है वर्तमान में ऊंचाई कितना है? 72.5। हाँ, ठीक है, एकदम सही। 234 फीट बोलिए या 72.5 मीटर। ठीक है।
इल्तुतमिश जो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना कुतुब मीनार का नींव रखा था, लेकिन उसको 4 मंजिला कौन बना दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक 1 मंजिला बनाया था। हाँ, इल्तुतमिश क्या किया है, उसको 4 मंजिला बना दिया। अब बिजली गिरने से चौथा तल्ला क्षतिग्रस्त हो गया था, उसको जो है मरम्मत और 2 गो छोटा छोटा तल्ला कौन जोड़ा है? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक जोड़ा है। पहले 225 था, अब 234 हो गया। हाँ ठीक है, 225 पहले इल्तुतमिश के समय था और वर्तमान में है 234, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने 2 छोटा छोटा जोड़ दिया है तो थोड़ा सा ऊंचाई बढ़ गया है, 9 फीट बढ़ गया। बताइएगा, आपका नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा कब? नहीं, 1193 में। 1193 में आपका नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया है बख्तियार खिलजी ने। नालंदा विश्वविद्यालय को कौन और कब बनाया था? कुमार गुप्त ने बनाया था 450 में। नालंदा विश्वविद्यालय को कुमार गुप्त ने 450 ईस्वी में बनाया था। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, ऐबक की मृत्यु के समय, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का गवर्नर था। ठीक है, बदायूं का गवर्नर था। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला दिल्ली सल्तनत का शासक इल्तुतमिश था, जो चांदी का टंका था और तांबे का जितल, चांदी का टंका और तांबे का जितल होता था। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन कौन किया है? सर्वप्रथम बोले, सर्वप्रथम अमीरों का दमन किया है इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, 40 गुलामों का सरदार का जो है, जिसको तुर्कान या चहलगानी के नाम से जाना जाता है, इसका समाप्त कौन किया था? बलबन। हाँ, स्टार्ट किया था इल्तुतमिश, समाप्त किया बलबन, क्योंकि बलबन जो है ना 40 गो में से एक ये भी था, वो जानता था इसका पावर कितना है तुर्कान या चहलगानी का। ये रहेगा तो फिर जो है ना शासन सही से नहीं चलने देगा। उसके बाद बताइएगा, बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने वाला शासक दिल्ली सल्तनत का कौन था? बलबन। नहीं सॉरी, इल्तुतमिश होगा 1229 में। 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति प्राप्त किया था इल्तुतमिश। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, अच्छा क्रम याद है? बताइएगा, क्रम बता दीजिए तो। हाँ, उसके बाद आराम शाह के बाद इल्तुतमिश के बाद कौन आया? नहीं, इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज के बाद कौन आया? रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह। हाँ, रजिया सुल्तान के बाद मोइनुद्दीन बहराम शाह आया। ठीक है, अब बहराम शाह के बाद कौन आया? हाँ, बहराम शाह के बाद मसूद शाह आया। बहराम के बाद आएगा मसूद शाह। ठीक है, अब मसूद शाह के बाद कौन आएगा? अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद आएगा नसरुद्दीन महमूद आया। नसरुद्दीन महमूद के बाद कौन आया? बलबन आया। ठीक है, अब बलबन का वास्तविक नाम क्या था? हाँ, वास्तविक नाम बहाउद्दीन। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। अली अरगुर साहब किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का। अली अरगुर साहब अलाउद्दीन खिलजी का नाम था। किसका? शाह आलम द्वितीय को। ओ, मुगल बोल रहे हैं। अली गौहर था। चलिए, उसके बाद बताइएगा, सीरी नामक नगर कौन बसाया है? सीरी नामक बलबन। ठीक है, हाँ, सीरी नामक नगर बोलेगा तो बलबन। सीरी का किला और सीरी को राजधानी बनाने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, उल्लू खां किसका नाम था? अच्छा सोच लीजिए, उल्लू खां किसका नाम था? हाँ, उल्लू खां नाम था MBT का। जोना खां बोलिए चाहे उल्लू खां, लेकिन उल्लू खां की उपाधि दिया था आपका, हाँ, नसरुद्दीन महमूद ने दिया था बलबन को। हाँ, याद रखिएगा, नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उल्लू खां की उपाधि दिया था, लेकिन उल्लू खां या जोना खां नाम था MBT का। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, अमीर खुसरो और अमीर हसन किसके दरबार में रहता था? बलबन के दरबार में रहता था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? हाँ, ठीक है, गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूस था। ठीक है, सिजदा एवं पेबोस प्रथा की शुरुआत कौन किया? बलबन किया। ठीक है, बहुत अच्छा, बलबन किया है। लोह एवं रक्त की नीति भी बलबन शुरू किया था। ठीक है, उसके बाद हाँ, आप बताइएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने राजधानी कहाँ बसाया था? राजधानी मतलब कहाँ, किसको बनाया था? हाँ, किलो खरी को। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 में खिलजी वंश का स्थापना किया और किलो खरी को राजधानी बनाया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पे कब बैठा है? 96 में। हाँ, 1296 में अलाउद्दीन खिलजी बैठा है। और कब तक रहेगा? 20 साल तक रहेगा। तो जोड़ लीजिए, 1296 में 20 जोड़िएगा तो कितना साल होगा? 1316 साल, 1316 तक रहा था। उसके बाद है, बताइएगा, मूल नियंत्रण प्रणाली कौन लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी लागू किया था। बाजार नियंत्रण वही है। उसके बाद बताइएगा, दक्षिण भारत के विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा था? मलिक काफूर को भेजा था। ठीक है,
किसको इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है? किस मातुदौला का मकान था। नहीं, अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है, याद रखें। अलाई दरवाज़ा कौन बनाया? अलाई दरवाज़ा, हाँ दिल्ली में ही है, कुतुब मीनार के पास है। हाँ हाँ ठीक है। देवी अधिकार के सिद्धांत को कौन चलाया है? देवी अधिकार के सिद्धांत को हाँ अलाउद्दीन खिलजी। हाँ देवी अधिकार के सिद्धांत को चलाया है अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद सिकंदर सानी की उपाधि भी कौन धारण किया? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। उसके बाद अलाउद्दीन ने किसको दीवाने रियासत नियुक्त किया था? अलाउद्दीन ने किस व्यक्ति को दीवानी रियासत नियुक्त किया था? मलिक याकूब को। मलिक याकूब को जो है दीवानी रियासत अलाउद्दीन खिलजी नियुक्त किया था। तारीख़ फिरोज शाही किसका है? तारीख़ फिरोज शाही का रचना किसने किया है? जियाउद्दीन बर्नी ने। ठीक है। तारीख़ फिरोज शाही जियाउद्दीन, हाँ नहीं, किताबुल हिंद अलबरूनी का है। किताबुल हिंद अलबरूनी का है, अरबी भाषा में लिखा है। उसके बाद बताइएगा, मूल नियंत्रण को सफल बनाने में कौन सा अधिकारी का महत्वपूर्ण भूमिका रहा था? मूल नियंत्रण प्रणाली को सफल बनाने में मुहस्सिब, एक तो मुहस्सिब था जो सेंसर अधिकारी था और दूसरा नाजिर जो मापतोल अधिकारी होता था। दोनों ने मूल नियंत्रण प्रणाली को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, सबसे अधिक जो है ना मंगोल आक्रमण किसके समय में हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। लेकिन पहला मंगोल आक्रमण किसके समय में? इल्तुतमिश के समय में हुआ था। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु कब हुआ है? अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु 1316 है। ठीक है। लेकिन छोटा डेट 5 जनवरी 1316। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, खलीफा की उपाधि धारण करने वाला खिलजी वंश का कौन सा शासक था? नहीं, हाँ बेटा, मुबारक खां। मुबारक खां खलीफा की उपाधि धारण करने वाला शासक था, जो खिलजी वंश का था। पैगंबर का सेनापति की उपाधि कौन धारण किया था? पैगंबर का सेनापति की उपाधि खुसरो खां। पैगंबर का सेनापति की उपाधि खुसरो खां ने धारण किया था। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, और ये खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? खिलजी वंश का अंतिम शासक मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी था। ठीक है। यही हाँ मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी ये बात बताया, बर्नी बताया है कि जो है मुगल में भी, इसमें ये भी देखिए, मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। बर्नी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच से दौड़ा करता था, ये भी था। हाँ दौड़ा करता था। उसके बाद बताइएगा, तुगलकाबाद का नामक नगर कौन बसाया है? हाँ गयासुद्दीन तुगलक बनाया है। ठीक है। उसके बाद है, यह किस शैली में बना है? रोमन शैली में बना है। ठीक है। गयासुद्दीन के बाद उल्लू खां या जोना खां दिल्ली की गद्दी पे कब बैठा है? MBT मतलब दिल्ली की गद्दी पे कब बैठा है? 1325 में। 1325 में बैठा है। अमीर कोही नामक कृषि विभाग का स्थापना कौन किया? MBT किया है। ठीक है, MBT किया है। उसके बाद बताइए, इब्न बतूता की पुस्तक का क्या नाम है? रहला। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम रहला था। इब्न बतूता भारत कब आया था? 1333 में आया था। इसको चीन कब भेजा गया? 1342 में इसको चीन भेजा गया था राजदूत बनाकर। ठीक है। और इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का था। हाँ, इसको दिल्ली का वजीर नियुक्त किया था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। काजी नियुक्त किया था। हाँ ठीक। उसके बाद बताइएगा, सांकेतिक मुद्रा जो है सबसे पहले कौन चलाया था? MBT ने चलाया था। ठीक है। और सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग MBT से पहले कौन किया है? चीन के कुबलाई खां। चीन के कुबलाई खां और ईरान के गजन खां ने सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग सबसे पहले किया था। उसके बाद बताइएगा, चलिए तूतीनामा जो है इसका लेखक कौन है? नहीं, तूतीनामा हाँ उसको तो अमीर खुसरो को कहा जाता है, तुतिया हिंद। लेकिन तूतीनामा लिखा है, हाँ वही हिंदी में हुआ, भारत का तोता या तुतिया हिंद। ठीक है। उसके बाद क्या पूछे थे? हाँ तूतीनामा कौन लिखा है? जिया नक्शबी। जिया नक्शबी का है तूतीनामा। जिन प्रभासूरी नामक जैन साधु किसके दरबार में जो है, हाँ MBT के समय में जो है जिन प्रभासूरी नामक साधु का जो है सम्मान किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, अपने दरबार। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ और कब हुआ है? नहीं, ठट्टा में। ठट्टा में 1351 में हुआ। ठट्टा में 1351। विजयनगर का स्थापना हरिहर बुक्का कब किया है? 1336 में। 1336 में हरिहर बुक्का ने विजयनगर का स्थापना किसके आशीर्वाद से? हाँ संत विद्यारण। ठीक है, संत विद्यारण के आशीर्वाद लेकर हरिहर बुक्का ने विजयनगर का स्थापना 1336 में किया। बहमनी राज का स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने कब किया है? 1347 में। 1347 में किया है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा,
सिंचाई कर जो लेता था फिरोज शाह तुगलक वो कितना होता था 1/10। सिंचाई कर जो स्टार्ट किया था फिरोज शाह तुगलक 1/10 लिया था, ठीक है। और जो आपने करके वृद्धि किया उसका नाम और खराज खुम्स जजिया जकात को वसूलने का आदेश कितना कष्टदायक कर को समाप्त करके, हाँ 24 कष्टदायक कर को समाप्त कर दिया और मात्र 4 रखा था। खराज हाँ अलाउद्दीन खिलजी इसमें से अधिकतर ज़्यादा चालू किया था, ठीक है। उसके बाद है हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर का स्थापना कौन किया है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने किया है। सिंचाई कर का नाम था हकेसर। हाँ हकेसर जो है सिंचाई कर था, उसको 1/10 लिया जाता था, ठीक है। उसके बाद बताइएगा, उसके बाद अगला क्वेश्चन है सैनिक पद को जो है ना वंशानुगत कौन बना दिया, किसके समय में? नहीं, सैनिक पद हाँ फिरोज शाह तुगलक के समय में जो है ना सैनिक पद जो है वंशानुगत हुआ था। उसके बाद बताइएगा इसका कौन सा वंश है? तुगलक है ना। हाँ, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक है। खान है जहाँ तेलंगानी का मकबरा का तुलना जेरूसलम के किस मस्जिद से किया जाता है? उमर के मस्जिद से। खान है जहाँ तेलंगानी का मकबरा जो फिरोज शाह तुगलक के समय में बना था, उसका जो है तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा अगला, फतवात ए फिरोज शाही की रचना कौन किया है? फतवात ए फिरोज शाही, हाँ खुद लिखा है फिरोज शाह तुगलक। फतवात ए फिरोज शाही कौन लिखा है? फिरोज शाह तुगलक। इसका आत्मकथा है। दिल्ली सल्तनत में अपना आत्मकथा लिखने वाला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। और उधर मुगल में बोलेगा तो 2 गो, बाबर और जहांगीर। बाबर और जहांगीर दोनों लिखा था, हाँ फारसी में। उसके बाद बताइएगा सैयद वंश का कौन सा शासक ने रैयत ए आला की उपाधि धारण किया था? रैयत ए आला की उपाधि धारण करने वाला शासक खिरिज खां। खिरिज खां जो है सैयद वंश का संस्थापक था, ठीक है। उसके बाद बताइएगा तारीख़ मुबारक शाही कौन लिखा है? तारीख़ मुबारक शाही कौन लिखा है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने तारीख़ मुबारक शाही लिखा है, क्या कि मुबारक शाह के दरबार में रहता था। जिसमें तारीख लग गया, हाँ तारीख जिसमें भी लग गया वो खुद नहीं लिखेगा, उसके दरबार में जो रहता है हाँ उधर लिखेगा, ठीक है। तारीख़ मुबारक शाही क्या कि मुबारक शाह के दरबार में रहता था, इसलिए मुबारक शाही लिखा है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा सैयद वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह हुआ, ठीक है। उसके बाद बताइएगा मकसद ए अली कहकर अपने सरदारों को कौन पुकारता था? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी जो है अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था, ठीक है। हाँ वो लोग जब खड़ा होते थे तो बहलोल लोदी भी खड़ा हो जाता था, ठीक है। उसके बाद बताइएगा गजे सिकंदरी का प्रचलन किसने किया था? सिकंदर लोदी ने गजे सिकंदरी का प्रचलन किया। आगरा शहर का स्थापना सिकंदर लोदी ने कब? 1504 में। और 1506 में राजधानी बनाया है किसको? आगरा को। हाँ। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविता कौन लिखा था? सिकंदर लोदी गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविता लिखता था, ठीक है। दिल्ली का मोट मस्जिद का निर्माण कौन कराया? हाँ ठीक है, मियाँ भुइयाँ ने 1505 में आपका दिल्ली का मोट मस्जिद का निर्माण कराया। सिकंदर लोदी का वो प्रधानमंत्री था, ठीक है। उसके बाद बताइएगा बाबर को भारत पे आक्रमण करने के लिए निमंत्रण कौन कौन दिया था? दौलत खान लोदी, आलम खां और राणा सांगा, तीनों। दौलत खान लोदी, आलम खां और राणा सांगा, ठीक है। उसके बाद बताइएगा मजूमदार जो होता था दिल्ली सल्तनत में, वो उसका काम क्या होता था? वसूल करना था। हाँ, उधार दिए गए धन का वसूल करने का काम मजूमदार करता था। खजीन क्या था? खजीन कोषाध्यक्ष। खजीन जो था कोषाध्यक्ष होता था, ठीक है। उसके बाद दीवाने अर्ज जो है सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, उसको क्या कहा जाता था? उसका मंत्री आरिजे मुमालिक। आरिजे मुमालिक जो था दीवाने अर्ज विभाग का प्रमुख होता था, जिसको शुरू कौन किया था? दीवाने अर्ज बलबन। दीवाने अर्ज जो सैन्य विभाग से संबंधित है, बलबन शुरू किया है, ठीक है। अगला ये दीवाने मुस्तखराज वित्त विभाग का स्थापना कौन किया है? दीवाने मुस्तखराज वित्त विभाग का स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने, हाँ, क्या कि टैक्स लेता था 50%। दीवाने कोई कृषि विभाग का स्थापना एमबीटी किया है। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग का स्थापना बलबन किया है, ठीक है। चलिए उसके बाद बताइएगा इक्ता प्रथा को जो है शुरू इल्तुतमिश किया था ना, ठीक है, उसको समाप्त कौन किया था? इक्ता प्रथा को समाप्त किया है अलाउद्दीन खिलजी।
एकता प्रथा को समाप्त कौन किया है? और दोबारा चालू किया है फिरोज शाह तुगलक, याद रखिएगा। एकता प्रथा शुरू किया है इल्तुतमिश, उसको फिर समाप्त कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी, फिर दोबारा से शुरू किया है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, उसके बाद बताइएगा आपका सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को क्या कहा जाता था? मुक्ताई। हाँ, बहुत अच्छा। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद बताइएगा मसाहत नामक लगान निर्धारण करने का जो है पद्धति जो है कौन शुरू किया है? हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने। मसाहत नाम का जो है लगान निर्धारण करने का एक तरीका था, उसको शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, और सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन था? सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह देवल था, जो सिंध में था। ठीक है, उसके बाद बताइएगा विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा तेलुगु था। हम्पी के भगवानावशेषों को किसने जो है प्रकाश में लाया था? हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य के नहीं, हम्पी के भगवानावशेषों को कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिश अधिकारी था, प्रकाश में लाया था। ठीक है, उसके बाद बताइएगा हरिहर और बुक्का वारंगल के काकतीय शासक किस राजा के सामंत थे? हाँ, प्रताप रुद्रदेव के सामंत था हरिहर और बुक्का। ठीक है, महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाला विजयनगर का शासक कौन था? हाँ, हरिहर सेकेंड ने महाराज धीराज की उपाधि धारण किया था। वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि कौन धारण किया था? बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया था। ठीक है, उसके बाद बताइएगा अमुक्त माल्यद की रचना कृष्णदेव राय ने किस भाषा में किया था? तेलुगु। अजामंती कल्याणम संस्कृत में था। ठीक है, मनुचरित्रम और हरि कथा सागर की रचना कौन किया है? मनुचरित्रम और हरि कथा सागर की रचना अलसी पेदन ने किया है। उसके बाद परिजात हरण किसका है? नंदी तिम्मा का। परिजात हरण किसका है? नंदी तिम्मा। यही नंदी तिम्मा क्या था आपका? नंदी तिम्मा किसका आपका ये था? बताइए, कल पढ़े थे। नंदी तिम्मा जो है किसका, कहाँ गया? नहीं, सॉरी, सालुक तिम्मा था वो, ये नंदी तिम्मा है। सालुक तिम्मा जो है ना, कृष्णदेव राय का मंत्री और सेनापति था। कृष्णदेव राय का मंत्री और सेनापति कौन था? सालुक तिम्मा था। ठीक है, उसके बाद बताइएगा इमाड़ी देवराय के नाम से किसको जाना जाता है? इमाड़ी देवराय के नाम से देवराय द्वितीय को। हाँ, विजयनगर का सबसे प्रतापी राजा भी कौन था? देवराय द्वितीय था। श्रीनाथ जो है किसके दरबार में रहता था? कुछ समय के लिए रहा था श्रीनाथ देवराय द्वितीय के दरबार में रहता था। ठीक है, और गज बेटा की उपाधि कौन धारण किया था? देवराय द्वितीय ने। ठीक, हाँ, गज बेटा यानी हाथियों का शिकारी। हाँ, प्रौढ़ देवराय के नाम से किसको जाना जाता था? मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को कौन सा किला बनाने का अनुमति दिया था? भटकल का किला। कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को भटकल का किला बनाने की अनुमति दिया था। उसके बाद बताइएगा विजयनगर साम्राज्य में किस लिपि का प्रयोग होता था? विजयनगर साम्राज्य में नंदिनागढ़ी लिपि का प्रयोग होता था। ठीक है, तुलुव वंश का अंतिम शासक कौन था? तुलुव वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। और तुलुव वंश का संस्थापक बोलेगा तो हाँ, वीर नरसिंह। तुलुव वंश का संस्थापक वीर नरसिंह। और सालुव वंश का संस्थापक कौन था? सालुव वंश का संस्थापक नरसिंह। ठीक है, उसके बाद बताइएगा अराविडु वंश का संस्थापक कौन था? अराविडु वंश का संस्थापक आपका तिरुमल था। हाँ, अराविडु वंश का संस्थापक तिरुमल था। और अराविडु वंश का अंतिम शासक कौन था? रंग तृतीय। अराविडु वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय। ठीक है, अराविडु शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वोडियार ने कब मैसूर राज का स्थापना किया है? 1612 में वोडियार ने मैसूर राज का स्थापना किया है। अमरम क्या था विजयनगर साम्राज्य में? हाँ, सैनिकों को वेतन के बदले दिया जाने वाला करमुक्त भूमि को अमरम कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद बताइएगा किस अयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समझ दस्तावेज होता था? किस अयंगर के पास? कनिक नामक अयंगर के पास जमीन से संबंधित सारा क्रय विक्रय का दस्तावेज होता था। विजयनगर में टैक्स कितना लिया जाता था? 1/6 लिया जाता था। 1/6 लिया जाता था। ठीक है, उसके बाद बताइएगा डोमिंगो पाइस किसके समय में आया था?
कृष्णदेव राय। डोमिंगो पाइस और बारबोसा दोनों कृष्णदेव राय के समय में आया था। कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल का यात्री था। नूनीज किसके समय में आया था? अच्युत राय। नूनीज अच्युत राय के समय में आया था, जो पुर्तगाल का था। निकोलो कॉन्टी भी आया था ना? निकोलो कांटी इटली का था, देवराय प्रथम के समय में। अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के समय में था, आया था, जो फारस का यात्री था। चलिए उसके बाद बताइएगा कृष्णदेव राय का दरबारी संगीतकार कौन था? कृष्णदेव राय का दरबारी संगीतकार लक्ष्मी नारायण। कौन था? लक्ष्मी नारायण। इनका रचना है, पुस्तक है संगीत सूर्योदय। संगीत सूर्योदय पुस्तक किसका है? लक्ष्मी नारायण का है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा संगीत सार की रचना कौन किया है? संगीत सार की रचना संत विद्यारण्य ने। संत विद्यारण्य ने संगीत सार की रचना किया है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का कौन सा था? विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का वरा सिक्का था। हाँ, वो भी सिक्का था, लेकिन सबसे प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का वरा था। ठीक है, लिपाक्षी कला के नाम से जो है किस कला को जाना जाता है? लिपाक्षी कला जो है विजयनगर की चित्रकला को लिपाक्षी कला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद आइए चलिए बताइएगा बहमनी राज का राजभाषा क्या थी? बहमनी राज का राजभाषा मराठी था। क्या था? मराठी। अब बहमनी राज का स्थापना 1347 में हसन गंगू किया था। 1470 में रूसी यात्री निकितिन आया था। वो बहमनी साम्राज्य के किस शासक के समय में आया था? मोहम्मद तृतीय। हाँ, निकितिन रूसी यात्री निकितिन 1470 में मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में आया था। बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहमनी वंश का अंतिम शासक कलीमुल्ला था। ठीक है, अहमदनगर का स्थापना किसने किया है? अहमदनगर का स्थापना मलिक अहमद ने किया। बीजापुर का स्थापना कौन किया है? यूसुफ आदिल शाह ने बीजापुर का स्थापना किया है। ठीक है, और अबला बाबा गरीबों का दोस्त और या जगत गुरु का उपाधि किसको दिया गया था? इब्राहिम आदिल शाह। ठीक है, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को अबला बाबा गरीबों का दोस्त या जगत गुरु का उपाधि दिया गया था। ठीक है, उसके बाद बताइएगा। चलिए यहाँ तक हो गया, बाकी कल पूछा जाएगा। ज्योग्राफी में आइए। सुएज नहर का लंबाई बता दीजिए। बढ़ गया लंबाई 193.3। हाँ 193.3। हाँ, सुएज नहर का लंबाई 193.3। सुएज नहर का निर्माण कब और किसने किया था? 1869 में। इंजीनियर का नाम क्या था? फर्डिनेंड द लेपेक्स जो है फ्रांसीसी इंजीनियर था। इसका जो है ये किया था, हाँ इंजीनियर था। उसके बाद बताइएगा टिमसा झील जो है किस नहर में है? टिमसा झील आपका सुएज नहर में। टिमसा झील सुएज नहर में। और पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था? 1914 में। पनामा नहर का निर्माण 1914 में अमेरिका किया था, लेकिन हाँ स्थल को काट के बनाया गया था। इसको पनामा को सौंप दिया अमेरिका ने कब? 2000 में। 2000 में अमेरिका ने पनामा को पनामा नहर सौंप दिया है। गाटून झील किस नहर में है? नहीं, पनामा नहर में। गाटून झील जो है ना पनामा नहर में स्थित एक मीठे पानी की झील है। अच्छा, किस जो है नहर में लॉक्स के सहारे जो है ना नाव को ऊपर उठाया जाता है? पनामा नहर। हाँ, जहाज को लॉक्स के सहारे ऊपर उठाना पड़ता है पनामा नहर में। ठीक है, उसके बाद बताइएगा लाल नीना जो है, ला नीना एक कैसी जलधारा है? ठंडी है। एल नीनो गर्म है। और कहाँ से चलता है? प्रशांत महासागर। पश्चिमी पेरू के तट और हाँ, पेरू के तट पे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व। ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग है, पेरू के तट के पश्चिमी भाग। हाँ, ऐसे ठीक है पूरा। उसके बाद बोलिए। चलिए, इसका प्रभाव भारत में पड़ता है सकारात्मक और नकारात्मक? एल नीनो का एल नीनो का सकारात्मक, नहीं, नकारात्मक। ला नीना का सकारात्मक। ऐसा नहीं, वो नॉर्मल रहता है, ज़्यादा असर नहीं डालता है। बताइएगा विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध दोनों किस नदी पे है? जाम्बेजी नदी पे। विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध जाम्बेजी नदी पे है। ठीक है, मकर रेखा को 2 बार कौन काटती है? लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती है। और मकर रेखा को 3 बार कौन काटती है? नहीं, वो तो विषुवत रेखा को 2 बार। बरमेजो नदी जो है मकर रेखा को अफ्रीका में 3 बार काटती है। बरमेजो नदी जो है ना मकर रेखा को 3 बार काटती है। चलिए, चीन और रूस के बीच सीमा बनाती है कौन सी नदी? अमूर नदी चीन और रूस के बीच सीमा बनाती है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पे है? जाम्बेजी। अभी पूछे। बोयोमा जलप्रपात किस नदी पे है? बोयोमा जलप्रपात जेरे नदी पे है। जेरे। बियोमा जलप्रपात जेरे नदी पे है। स्टेनली जलप्रपात किस नदी पे है?
कांगो। स्टैनली जलप्रपात कांगो नदी पे है, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। कौन? 979 कौन? हाँ 900 वेनेजुएला में है, हाँ वेनेजुएला में है। 979 मीटर इसका ऊंचाई है, ठीक है। वेनेजुएला आपका हाँ सही है, नहीं ना दक्षिणी अमेरिका, हाँ बताइएगा आपका जो है बगदाद किस नदी के किनारे है? हाँ टाइग्रिस नदी के किनारे है बगदाद, ठीक है। उसके बाद बताइएगा रोम किस नदी किनारे है? रोम हाँ टाइबर, हाँ रोम टाइबर नदी के किनारे है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा संघाई किस नदी के किनारे है? हाँ ठीक है, जो एशिया का सबसे लंबा नदी है संघाई आपका यांग टीसी कियांग नदी किनारे है। रंगून किस नदी किनारे है? हाँ रंगून म्यांमार जो है हाँ इरावदी नदी के किनारे है, ठीक है। चटगांव किस नदी किनारे? चटगांव कर्णफुली नदी के किनारे है चटगांव बांग्लादेश में, ठीक है। लाहौर किस नदी किनारे है? लाहौर रावी नदी। और कराची सिंधु नदी किनारे है। और काबुल नदी किनारे, ठीक है। और उसके बाद बता दीजिए मॉस्को किस नदी किनारे है? मोस्कोवा नदी किनारे है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा हाँ सुथरलैंड नामक जलप्रपात न्यूजीलैंड में, सुथरलैंड जलप्रपात न्यूजीलैंड में है, ठीक है। उसके बाद नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? अमेरिका कनाडा के सीमा पे है। कैस्पियन सागर जो है ना कितने देशों को टच करती है? 5। कौन कौन है? तारिक, हाँ याद रखिएगा तारिक, इसका ट्रिक है तारिक। टी से तजाकिस्तान नहीं, टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से रूस, आई से ईरान और के से क्या हो जाएगा? कजाकिस्तान, ठीक है कजाकिस्तान। TARIK तारिक याद रखिएगा। टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से रूस, आई से ईरान और के से कजाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद बताइएगा ये भी पूछता है अरल सागर किन 2 देशों के बीच है? हाँ अरल सागर जो है किन 2 देशों के बीच है? हाँ कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है अरल सागर। हाँ अरल सागर है आपका कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच। बताइएगा लडोगा झील और ओनेगा झील किस देश में है? लडोगा झील और ओनेगा झील रूस में है, ठीक है। बालखस झील किस देश में है? बालखस झील कजाकिस्तान में है। बालखस झील कहाँ है? कजाकिस्तान में। तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है? विक्टोरिया जलप्रपात तंजानिया और युगांडा के बीच सीमा बनाता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा जकार्ता जो है किस द्वीप पे है? इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता जो पहले था अब जो है नया हो गया है हाँ जावा पे। जकार्ता आपका जावा द्वीप पे है, ठीक है। और टोक्यो किस द्वीप पे है? टोक्यो होन्शु पे है। और नागासाकी किस द्वीप पे है? क्यूशो। नागासाकी क्यूशो द्वीप पे है। उत्तर से दक्षिण से जाने का हाँ सजा देते हैं। डियागो गार्सिया जो है पर किसका अधिकार है? डियागो गार्सिया पर यूके का यूनाइटेड किंगडम का अधिकार डियागो गार्सिया जो है हिंद महासागर में है। और यूनियन द्वीप पे किसका अधिकार है? फ्रांस का है, ठीक है हिंद महासागर में है। और प्रशांत महासागर का चौराहा किसको कहा जाता है? हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। अग्निद्वीप के नाम से किसको जाना जाता है? आइसलैंड द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा सबसे अधिक ज्वार भाटा जो है कहाँ आता है? खंबे की खाड़ी। हाँ साउथहैम्पटन में 4 बार ज्वार भाटा आता है। सबसे ऊंचा है खंबे की खाड़ी। ज्वार जो है ना 4 बार आता है। हाँ और सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है? किस खाड़ी में? फंडी की खाड़ी में। सबसे ऊंचा ज्वार भाटा बोलेगा तो फंडी की खाड़ी में आता है, कनाडा में है। फंडी की खाड़ी में। उसके बाद बताइएगा मेन रूप से ऑक्सीजन जो है कितना किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है? 16। मेन रूप से 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है ना अधिक मात्रा में। उसके बाद जो है हाँ एकदम 120 तक पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण में सहायता करता है कौन? नाइट्रोजन जो है पेड़ पौधे में प्रोटीन का निर्माण में सहायता करता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा ग्रीन हाउस गैस का खोज कौन किया था? नहीं जोसेफ फोरियर। ग्रीन हाउस गैस की खोज जोसेफ फोरियर। और अंटार्कटिका के ऊपर जो है ना छिद्र का पता फोरमैन लगा था। अंटार्कटिका के ऊपर छिद्र का पता फोरमैन जो कहाँ का वैज्ञानिक था? इंग्लैंड का वैज्ञानिक था, ठीक है।
संवहन मंडल या अधोमंडल के नाम से किसको जाना जाता है? क्षोभ मंडल को संवहन मंडल या अधोमंडल के नाम से जाना जाता है। क्षोभ मंडल का औसत ऊंचाई कितना है? 13 किलोमीटर। क्षोभ मंडल का औसत 13, हाँ 8 किलोमीटर ध्रुव में और 18 किलोमीटर विषुवत रेखा पे। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई किससे मापते हैं? डॉप्सन से। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन से मापते हैं। ओजोन मंडल में 1 किलोमीटर की ऊंचाई जाने पर कितना डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा? हाँ 5 डिग्री सेल्सियस। ओजोन मंडल में जो है ना 1 किलोमीटर ऊंचाई पे जाएंगे तो 1 किलोमीटर जाएंगे तो 5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा। जो परावैंगनिक किरण आता है ना उसको अवशोषित कर लेता है ना, इसके कारण वहाँ तापमान बढ़ जाता है। नीचे करता है ना। हाँ, संचार उपग्रह किस मंडल में पाया जाता है? आयन मंडल में पाया जाता है। उपग्रह किस मंडल में छोड़ा जाता है? वायुमंडल। उपग्रह वायुमंडल। संचार उपग्रह बोलेगा तो आयन मंडल में, लेकिन आपका उपग्रह वायुमंडल में छोड़ा जाता है। ठीक है, हेलीकॉप्टर किस मंडल में उड़ेगा? क्षोभ मंडल में। हेलीकॉप्टर क्षोभ मंडल में। एरोप्लेन उड़ेगा समताप मंडल में। चलिए ये हो गया। अब आइए पॉलिटी, बताइएगा तो देखिए किसको याद है। केरल का हाई कोर्ट कहाँ है? कोची। बताए थे उस दिन, आपका जो है केरल का हाई कोर्ट कोची में है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? गलत है, विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश का राजधानी भी विशाखापट्टनम हो गया है। आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट भी विशाखापट्टनम। ऑप्शन नहीं था, होगा। हाँ हाई कोर्ट का बात है, देखिए ना। चेंज हो गया, राजधानी भी चेंज कर दिया ना। हाँ वहाँ का सीएम चेंज करते रहते हैं। ठीक, अमरावती की राजधानी के लिए पैसा आवंटन किया। हाँ विशाखापट्टनम का बना दिया फिर। क्या अरे अभी नहीं, बात में क्या बोले? अच्छा हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। बताइएगा, आपका सुप्रीम कोर्ट जो है ना दिल्ली में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का बैठक दिल्ली के अलावा और कहाँ कहाँ हो चुका है? हाँ श्रीनगर में और श्रीनगर और हैदराबाद में सुप्रीम कोर्ट का बैठक हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का बैठक करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को किससे परामर्श लेना पड़ेगा? किससे मतलब स्वीकृति लेना? राष्ट्रपति से स्वीकृति लेना पड़ेगा। ठीक है, सबसे कम समय तक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे थे? हाँ ठीक है, आपका कमल नारायण सिंह सबसे कम समय तक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे थे, मात्र 17 दिन। और सबसे अधिक दिन बोलेगा तो हाँ यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। कितना दिन? 2696 दिन तक रहे थे। हाँ अभी जो वर्तमान में है आपका डी.वाई. चंद्रचूड़ है, इनके पिताजी है यशवंत विष्णु। ठीक है, हाँ कॉलेजियम में ऐसा होता है। हाँ पीआईएल किसके समय में आया था? देखिए पीआईएल का पहला मामला 1979 में हाँ हुसैन आरा खातून ने दर्ज किया था बिहार के खिलाफ, और उस समय थे कौन? यही यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। लेकिन जब सुनवाई हुआ था ना तो उस समय बदल गए थे, फिर पीएन भगवती आ गए थे। अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश को हटाना है, ठीक है, न्यायाधीश को हटाना है मतलब, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोसेस क्या है? उससे पहले सबसे पहला स्टार्टिंग बताइए। हाँ अगर लोकसभा से स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ 100 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। राज्यसभा में स्टार्ट कर रहे हैं तो 50 सदस्यों का हस्ताक्षर पहले होना चाहिए। उसके बाद उस सदन का 2/3 से पारित होना चाहिए। फिर अगला सदन जाएगा, वहाँ से भी आपका 2/3 सदस्यों का से पारित हो जाएगा, तो जाके आपका सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। किसके समान था? सीएजी। महाभियोग लगाया जाता है, उससे वही प्रोसेस। हाँ महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगाया जाता है। हालांकि महाभियोग सिर्फ राष्ट्रपति पे लगाया जाता है, लेकिन अभी तक जो है किसी पर भी जो है लगाया गया, लेकिन महाभियोग के द्वारा हटाया नहीं, पारित नहीं हुआ था। उससे पहले त्यागपत्र दे दिए थे। ठीक है, क्या बोले? किसके विरुद्ध? एक सेकंड हम बता देते। एक रामास्वामी कोई थे, रामास्वामी जो है ना, उनके विरुद्ध सबसे पहले जो है ना हाँ रामास्वामी के विरुद्ध सबसे पहले लाया गया था। हाँ रामास्वामी पहला जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जिन पे महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाया गया था, रामास्वामी। चलिए उसके बाद बताइएगा। चलिए हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद में चर्चा है? हाई कोर्ट का बात है 215। हाँ हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, अनुच्छेद 215। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय 129 में है, याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश का वेतन और भत्ता किस अनुच्छेद में है?
सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश का वेतन और भत्ता किस अनुच्छेद में है? 125 में। 124 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन है, 125 में क्या है? न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा तदर्थ न्यायाधीश जो है किस अनुच्छेद में है? 127। तदर्थ न्यायाधीश फ्रांस से लिया गया है, अनुच्छेद 127 में है चर्चा। और कहाँ नियुक्ति होता है तदर्थ न्यायाधीश का? केवल सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, उसके बाद बताइएगा भूतपूर्व सांसदों को पेंशन देने की प्रथा कब से शुरू हुआ? 1976 में। भूतपूर्व सांसद को पेंशन 1976, खिलाड़ियों को पेंशन 1994। और खिलाड़ी का कितना उम्र हो जाता है तो पेंशन देना स्टार्ट हो? 30 साल से अधिक उम्र के खिलाड़ियों को पेंशन देने का व्यवस्था किया जाता है। नहीं रिटायर लेगा संसद एक बार जो बन जाता है। हाँ, 5 साल रिटायर हो जाएगा। एक को दिन के लिए अगर सांसद बना है तो उसको जो है पेंशन दिया जाएगा। ये अच्छा नहीं है। एक दिन के लिए भी अगर बना है ना तो उसको मिलेगा। ठीक है, कोई एज के बाद मिलता है कि नहीं आप हट गए तो भूतपूर्व हो गए तो पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। खिलाड़ी को 30 साल के बाद। बताइएगा नया संसद भवन जो है उनका डिजाइन कौन किया था? नया संसद भवन का विमल पटेल। नया संसद भवन का डिजाइन विमल पटेल ने, और इसका पद्म श्री मिला। और इनका निर्माण जो है कौन सा कंपनी किया है? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। ठीक है, टाटा क्या है? विस्टा नाम से। हाँ विस्टा। उसके बाद बताइएगा नया संसद भवन में लोकसभा के लिए कितना सीट बैठने के लिए? 888 लोकसभा के लिए 888 और राज्यसभा में 384। टोटल कितना हो गया? 1272 बनाया गया, क्योंकि नया परिसीमन होगा तो संख्या तो बढ़ेगा, इसलिए 26 में परिसीमन होने वाला। बताइएगा संसद परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष क्या लगाया गया? बरगद को लगाया गया है। ठीक है, और राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा जो है मैं किसका? राष्ट्रीय फूल कमल। राज्यसभा में कमल का फूल और लोकसभा में मोर। ठीक है, बताइएगा स्थगन प्रस्ताव समानता कितना बजे लाया जाता है? प्रातः 4 बजे स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। सॉरी, प्रातः नहीं, शाम को 4 बजे। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति कितना दिन तक अनुपस्थित रहेगा संसद में तो उसका सदस्यता समाप्त हो जाएगा। नहीं, बिना बताए हुए 60 दिन तक जो है ना, अगर नहीं आता है तो उसका सदस्यता समाप्त नहीं होगा। वो लोकसभा के अध्यक्ष के ऊपर निर्भर करेगा कि वो हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे। ऐसा नहीं है कि 60 दिन नहीं आए तो हटा देगा डायरेक्ट, वो लोकसभा के अध्यक्ष पर निर्भर करेगा। बीजेपी होगा चलेगा। हाँ, नहीं हटाएगा। अपना सांसद रहेगा तो नहीं रहेगा। बताइएगा संसद का कार्य जो है हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होता है, यह किस अनुच्छेद में चर्चा है? 300 थोड़ा सा पीछे आइए, 348 में संसद का भाषा है हिंदी या अंग्रेजी में होगा। लेकिन अगर कोई सांसद हिंदी या अंग्रेजी में बोलने में समर्थ नहीं है तो वो अपना क्षेत्रीय भाषा में भाषण दे सकते हैं। यह किस अनुच्छेद में है? 120 अनुच्छेद 120 में यह चर्चा है कि कोई सांसद अगर अपना क्षेत्रीय भाषा में भाषण देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए लोकसभा का अध्यक्ष का अनुमति लेना। लोकसभा में है तो लोकसभा का अध्यक्ष, अगर राज्यसभा में है तो वहाँ का सभापति। 210 में नहीं, 120 का बात है। अच्छा, विधानसभा में 210, सही बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, कोई भी क्षेत्रीय शपथ भी ले सकते हैं। सबसे पहले लोक अदालत किस राज्य में और कब लगा था? गुजरात में 1982 में सबसे पहले लोक अदालत लगाया गया था। ठीक है, उसके बाद आइए किस हाई कोर्ट ने 1997 में सबसे पहले बंद को असंवैधानिक घोषित किया था? नहीं, केरल। केरल हाई कोर्ट ने सबसे पहले 1997 में बंद को असंवैधानिक घोषित किया कि बंद करना जो है असंवैधानिक कार्य है। चलिए बताइएगा हाई कोर्ट के न्यायाधीश का अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र सीमा 60 से 62 किया गया। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? 15वां। और वो बीपीएससी मतलब राज्य लोक सेवा आयोग का 41वां संविधान संशोधन 1976। चलिए उसके बाद बताइएगा अच्छा, सबसे अधिक न्यायाधीश किस हाई कोर्ट में है? सबसे अधिक वर्तमान में न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट में। सबसे कम न्यायाधीश कहाँ है? सिक्किम में। सबसे कम न्यायाधीश सिक्किम में, सिक्किम हाई कोर्ट में। गुवाहाटी का क्षेत्राधिकार सबसे ज़्यादा आपका गुवाहाटी का है, क्या कि वहाँ 4 राज्य का, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश का। बताइएगा आपका मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा जो है हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ है? मिजोरम
मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा हाई कोर्ट का स्थापना 2013 में 2013 में हुआ है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा हाई कोर्ट रीट जारी करती किस अनुच्छेद के द्वारा? 226 हाई कोर्ट 226। ठीक है, हाँ। उसके बाद बताइएगा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन किस अनुच्छेद में है? CAT का गठन किस अनुच्छेद के द्वारा? CAT अनुच्छेद 323 का 1, 323 का A। और गठन कब हुआ था? 1985 में 1985 में हुआ था। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सामाजिक न्यायपीठ नाम से विशेष न्यायपीठ का गठन करने का आदेश किस न्यायमूर्ति ने दिया था? किस मुख्य न्यायमूर्ति ने दिया था? तो HL दत्तू ने। HL दत्तू ने सामाजिक न्यायपीठ नाम से विशेष न्यायपीठ का गठन करने का आदेश दिया था। ठीक है, अच्छा इधर नहीं पढ़े अभी, अब पढ़ लिए तो इधर तो पढ़े, छूट गया। बताइएगा उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? 4 लाख। लोकसभा अध्यक्ष का वेतन कितना है? 4 लाख है। ठीक है, और राज्यपाल का कितना है? 3.5 लाख। राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख है। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन है कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा यह निश्चित किया गया कि मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार वहाँ की विधानसभा का 15% से अधिक नहीं हो सकता? 91वां संविधान संशोधन 2003, 91वां संविधान संशोधन 2003। और कितना से कम नहीं हो सकता? 12 से कम भी नहीं हो सकता। लेकिन अपवाद है दिल्ली एक अपवाद है जहाँ 10% नहीं, टोटल 10 गो है। 12 होगा, 12% नहीं, 12 बनाते हैं ना, 10 मंत्री है टोटल 17 नहीं 7 गो मंत्री बनाता है, मैं 7 गो बनता है, 7 गो बनता है। ठीक ठीक, टोटल 17 है उसका। हाँ, विधानसभा वहाँ का कितना है? 17। उसके बाद बताइएगा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 263 के द्वारा। ठीक है, उसके बाद अंतर्राज्यीय परिषद का जो है गठन कब हुआ है? 28 मई 1990 में। 28 मई 1990 को अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ है। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद का बैठक वर्ष में कितना बार? 3 बार हो सकता है। हाँ, 3 बार हो सकता है। कम से कम जो है 3 बार जो है बैठक होने से, जो अंतिम बार 2016 में। अंतर्राज्यीय परिषद का प्रथम बैठक कब हुआ है? अंतर्राज्यीय परिषद का प्रथम बैठक 10 अक्टूबर 1990 में। 10 अक्टूबर 1990। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? हाँ, BP सिंह। उस समय 1990 में BP सिंह थे। ठीक है, उसके बाद बताइएगा निर्वाचन आयोग जो है, निर्वाचन आयोग का चर्चा किस भाग में और किस अनुच्छेद में? भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? हाँ, 6 साल या 65 साल। अन्य चुनाव आयुक्त का 6 साल या 62 साल। जैसे आपका जो है ना लोक सेवा आयोग का है, उसी तरह आपका इसका है निर्वाचन का, कि लोक सेवा क्या बोलते हैं उसको, ये UPSC वाला, UPSC का जो है कितना है? 6 या 65। और लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग का कितना है? 662। उसी तरह आपका इसका है निर्वाचन आयोग का, मुख्य निर्वाचन आयोग का 6 या 65 और अन्य का 6 या 62। निर्वाचन आयोग जो है 3 सदस्यीय कब बना है? 1993 में जो है निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय बना है। EVM का प्रयोग सबसे पहले कब और कहाँ हुआ था? केरल के पारुल विधानसभा में। कब? 1982। सही है, 1982 में। EVM का प्रयोग करके पूरा विधानसभा का चुनाव कराने वाला राज्य गोवा। 1999 में 1999 में कराया था पूरा। और विधानसभा का चुनाव प्लस लोकसभा का चुनाव दोनों हुआ कब से? 9 में। 2004 में आपका संपूर्ण आम चुनाव यानी लोकसभा का चुनाव हुआ था 2004, और 2009 में आपका विधानसभा प्लस लोकसभा 2009 से स्टार्ट हो गया है EVM का प्रयोग। VVPAT का प्रयोग सबसे पहले किस राज्य में? हाँ, नागालैंड 2013 में VVPAT का प्रयोग सबसे पहले हुआ है। ठीक है, तो इसका देखिए EVM का जो है 5 गो डेट है, 1982, 1999, 2004, 2009 और 2013। ठीक है, उसके बाद आइए मतदाता का परिचय पत्र अनिवार्य हो यह जो है यह सिफारिश किस समिति ने किया था? बताइए। सकधर समिति ने सिफारिश किया था 1981 में कि मतदाता का परिचय पत्र अनिवार्य हो। हाँ, ठीक है, उसके बाद बताइएगा जो है भारत में वर्तमान में कितना जो है राष्ट्रीय पार्टी है? 6 गो राष्ट्रीय पार्टी है। सबसे नया राष्ट्रीय पार्टी कौन है? आम आदमी पार्टी, गठन 2012 में।
ना वो है कौन है? पीपुल्स पार्टी 13 में जी। हैं? पीपुल्स पार्टी पहले बना है, आम आदमी पार्टी सबसे नया है। तो 12 में बना हुआ कि 12 वाला हुआ? 12 हैं? आप बोला सबसे नया पार्टी आम आदमी पार्टी, जो राष्ट्रीय पार्टी राष्ट्रवाद जो ये थी सिक्किम वाला बना है। पीपुल्स राष्ट्रीय नया पार्टी दाम आदमी पार्टी है। लास्ट में राष्ट्र पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी कौन? नया राष्ट्रीय पार्टी कौन बना है? नेशनल पीपुल्स पार्टी, जो पुस्तक वाला है। देखिए तो गठन कब हुआ था, देखिए तो गठन देखिए तो कब हुआ था नेशनल पीपुल्स पार्टी का। राष्ट्रीय नया पार्टी कौन बना है? सबसे छठा नया जुड़ा है आम आदमी पार्टी। छठा ना नया जुड़ा है। हाँ, नवीनतम नया अभी सबसे नवीनतम जुड़ने वाला है राष्ट्रीय पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी। ठीक है, उसके बाद आइए, ये जो है ना मतदाता पत्र जारी हो कौन समिति करी? वो शकधर समिति, शकधर समिति ने मतदाता का परिचय पत्र अनिवार्य जुलाई 2000 न संगमा, ठीक है, उसी का है, पीए संगमा का है आपका जुलाई 2012 में मिला इसको नेशनल पार्टी। हाँ हाँ 2012 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद, राज्य वित्त आयोग का बजट, वो तो बजट है, राज्य का बजट है 202। राज्य वित्त आयोग हाँ 243 का आई, 243 का आई है, या झा बोलिए। ठीक है, वित्त आयोग का सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष राष्ट्रपति रखवाते हैं किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 281, अनुच्छेद 281 है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा यूपीएससी में कितना सदस्य है वर्तमान में? यूपीएससी में संघ लोक सेवा आयोग में वर्तमान में 10 सदस्य है। ठीक है, अभी पीएससी में 7 हैं। हाँ, उसके बाद बताइएगा जीएसटी को जो है ना जोड़ा गया है किस अनुच्छेद में? 279 का ए, 279 का है, हाँ 79। ठीक है, और संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन 2016। और जीएसटी में कितना सदस्य होता है? जीएसटी परिषद में 33 सदस्य होता है, 33। ठीक है, और बताइएगा हाँ जीएसटी में 15 नंबर, जीएसटी नंबर में 15। उसके बाद बताइएगा अनुसूचित जाति आयोग का स्थापना कब हुआ? अनुसूचित जाति आयोग का स्थापना हाँ नहीं 65वां संविधान संशोधन 1990 द्वारा 13 मार्च 1992 को, 13 मार्च 1992 को प्रभाव में आया है। नहीं सॉरी नहीं, ठीक है, आपका एससी आयोग ना पूछे, एससी आयोग आपका 1992 में, लेकिन एसटी आयोग कब है? 2004 में। एसटी आयोग 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा एसटी आयोग संशोधन किया गया और 2004 में यह अस्तित्व में आ गया। ठीक है, आई एससी एसटी आयोग में कितना सदस्य होता है? टोटल 5 सदस्य होता है, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। इनका कार्यकाल कितना होता है? 3 साल होता है, 3 साल होता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का स्थापना कब हुआ था? देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम आया था 1993 में ही आया था, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा मिला है 102वां संविधान संशोधन 2018 में। 102वां संविधान संशोधन 2018 में अनुच्छेद 338 का ख जोड़ दिया गया और यह जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जो है संवैधानिक दर्जा मिल गया। ठीक है, उसके बाद आइए सीएजी का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल या 65 साल, 6 साल या 65 साल होता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा सीएजी अपना रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को देता है और वह राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक पटल पर रखवाते हैं। कौन सा अनुच्छेद में? 151 का 1 में ये चर्चा है। सीएजी जो है संसद की लोक लेखा समिति का किस रूप में कार्य करती है? गाइड, मित्र और मार्गदर्शक। गाइड, मित्र और मार्गदर्शक, प्राक्कलन, हाँ, लोक लेखा प्राक्कलन को जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये हो गया। ये विविध में आइए दिवस उवस का चलिए पहला ही दिवस पूछ रहे हैं। विश्व शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? हाँ 24 जनवरी। ठीक है, बिल्कुल सही। राष्ट्रीय बालिका दिवस और विश्व शिक्षा दिवस दोनों है 24 जनवरी को। ठीक है, बताइए समर्पण दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाया जाता है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। बिहार शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 15 फरवरी को। हाँ, बिहार शहीद दिवस, बिहार सरकार जो है ना शहीद दिवस मनाती है 15 फरवरी को। हाँ, वो तारापुर गोलीकांड हुआ था। तारापुर गोलीकांड में झंडा फहराने के क्रम में 7 व्यक्ति शहीद हो गया था।
उसके बाद राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? नहीं 13 फरवरी 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस और रेडियो दिवस दोनों हैं 13 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय है 8 मार्च को। चलिए आप जाइए। उसके बाद बताइएगा विश्व खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 हाँ, विश्व खेल दिवस 6 अप्रैल। विश्व खेल दिवस है 6 अप्रैल और राष्ट्रीय खेल दिवस है 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे। राष्ट्रीय जल दिवस बता दीजिए तो कोई। 22 अप्रैल 22 मार्च। इतना आसान है। आज हम बता देते हैं 14 अप्रैल। हाँ 14 अप्रैल को इतना अच्छा से बताए थे। भीमराव अम्बेडकर का जिस दिन जन्म है उसी दिन राष्ट्रीय जल दिवस है 14 अप्रैल। अब विश्व जल दिवस है 22 मार्च। चलिए बताइएगा विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? एक बढ़िए 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। और कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? एक घट जाइए 23 मई को कछुआ है, 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस है, ठीक है। उसके बाद बताइए संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को, उसी दिन आपका पोलियो दिवस भी है। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस 3 जून। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और संगीत दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और संगीत दिवस मनाया जाता है। 21 जून, हाँ। और विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून, ठीक है। चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई। हाँ, विधान चंद्र राय का जन्मदिन है। चिकित्सक दिवस और SBI का स्थापना दिवस, GST दिवस नहीं, आपका वहाँ का पश्चिम बंगाल का पहला मुख्यमंत्री थे, उनको वो मिला, पटना में जन्म हुआ है। हाँ, उनको भारत रत्न मिला है, तो 1961 में मिला है भारत रत्न। विधान मुख्यमंत्री थे कहाँ का? हाँ, पश्चिम बंगाल का। हाँ, पटना में जन्म हुआ। डॉक्टर भी थे, आर्किटेक्ट। हाँ, दोनों थे। विधाननगर है वहाँ पे। उसके बाद है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इसी दिन हेपेटाइटिस दिवस भी है। कब? हाँ, 28 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस और हेपेटाइटिस दोनों 28 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, 9 अगस्त। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। लेकिन जनजातीय गौरव दिवस बोलेगा तो 15 नवंबर, इसका बिरसा मुंडा का जन्म है इसलिए, ठीक है। शिक्षक दिवस कब मनाया? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर। अब विश्व शिक्षा दिवस सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछे थे। 24 जनवरी। 24 जनवरी को विश्व शिक्षा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय नहीं, 11 नवंबर। हाँ, 11 नवंबर अबुल कलाम आज़ाद का जन्मदिन है। उसके बाद बताइएगा विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बता दीजिए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, अच्छा से सुन लीजिए, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? नहीं, हाँ 7, ठीक है। हाँ, उसके बाद बढ़िया महीना बताइए। 7 जून। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून, लेकिन विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, लेकिन विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून, ठीक है। उसके बाद बता दीजिए विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पशु दिवस बोलिए या पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को वायुसेना। जल सेना दिवस 4 दिसंबर। अथल सेना 15 जनवरी को, ठीक है। विश्व नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर। हाँ, देखिए 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस, विश्व नागरिक दिवस और पुरुष दिवस, तीनों दिवस है। हाँ, नागरिक, पुरुष और शौचालय। और शौचालय दिवस किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? बिंदेश्वरी पाठक। ना, आपका इंदिरा गांधी। अब देखिए बिंदेश्वरी पाठक टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सुलभ शौचालय का स्थापना किए भले बिंदेश्वरी पाठक, नहीं आपका इंदिरा गांधी। देखिए मोबाइल में देखिए ना सर। विश्व शौचालय दिवस शौचालय दिवस किसके जन्म पे मनाया जाता है? ग्रुप में वाईफाई भी खोल कर रखिए, किसी काम नहीं कर रहा है। ये नेट का प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ पे। विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टेलीविजन दिवस नहीं, 21 नवंबर। विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है?
राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को तो विश्व उपभोक्ता दिवस है। हाँ, 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को, और विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को, हाँ दिसंबर को है। ठीक है। विश्व पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को विश्व पर्वत दिवस मनाया जाता है। लेकिन माउंट एवरेस्ट दिवस बोलेगा तो 29 जून। नहीं सॉरी रुकिए, माउंट एवरेस्ट है ना, मई में। जून को तो आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी दिन, ठीक है, 29 मई है। चलिए 29 मई हो गया। उसके बाद है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स का मामला। देखिए अमेरिका में 1981 में, अमेरिका में 1981 में, भारत में 1986 में, केरल में। आइए करंट में इधर है ना। अभी सबसे ज्यादा कहाँ मिला? केरल में स्कूल में मिला है? नहीं वो इधर नॉर्थ ईस्ट में मिला है। नॉर्थ ईस्ट में मिला है कि स्कूल में खूब मिला है, 60 को लगभग है। चलिए बताइएगा, बताइए सरस्वती सम्मान 2023 जो 33वां था किसको मिला है?